हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बी फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड सी मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान, अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड देन प्रेजेंटिंग देम इन अ कन्वीनियंट एंड इजीली रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस की डेफिनेशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके थ्रू आपको काफी कॉम्प्लेक्स डाटा एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स में गिवन होता है, जिसको देख करके आपको काफी कम पता पड़ता है कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजी करने के लिए और उससे आपके कंक्लूजन निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, जिसे हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हम फाइनेंशियल डाटा को सिंपल ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं एंड देन वेरियस ग्रुप्स के बेसिस पर हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। ऐसा करने से कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेसेस का पता चलता है, और ऐसा करने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी के प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डाटा को सेपरेट करते हैं, देन सेपरेट डाटा को हम अलग अलग ग्रुप्स में मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड देन उन ग्रुप्स को हम कन्वीनियंट और इजीली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिससे उनको इजीली रीड किया जा सके और अंडरस्टैंड किया जा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजी करना और उन्हें अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखना ही फाइनेंशियल एनालिसिस कहलाता है। इसी डेफिनेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल एनालिसिस के कुछ फीचर्स हैं, जिसमें फर्स्ट फीचर है to present the complex data contained in financial statement in simple and understandable form. Second, to classify the items contained in financial statement in convenient and rational groups. And third, to make comparison between various groups to draw various conclusion. इन सभी का कलेक्टिवली मीनिंग है कि सबसे पहले हम फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद हम उस डाटा को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में एंड देन डिफरेंट ग्रुप्स के बेसिस पर हम उन ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, जिससे कंपनी वेरियस कंक्लूजन निकालती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन से ही फाइनेंशियल एनालिसिस के फीचर्स को बनाया गया है। तो अगर आप मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस को याद कर लेंगे तो उससे आपको फीचर्स बनाना काफी आसान होगा। द नेक्स्ट है टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस को करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड सेकंड इज वर्टिकल एनालिसिस। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी के एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ रिव्यू और एनालाइज कर सकते हैं। इस एनालिसिस के अंदर हम कंपनी के 2 या 2 से ज्यादा सालों को एक साथ एक ही टाइम पर एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन फिगर्स को साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है ताकि उनको आप इजीली कंपैरिजन कर सकें। एंड साथ ही इस एनालिसिस के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंक्रीज हुआ है और क्या डिक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स, उसके बारे में भी पता चलता है, जिससे आप मॉनेटरी टर्म्स एंड परसेंटेज फॉर्म दोनों में लिखते हैं। सिंस such type of analysis is based on the data from year to year rather than only 1 year, it is called dynamic analysis. और क्योंकि इस एनालिसिस के अंदर हम एक से ज्यादा ईयर को कंपेयर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक ईयर को, तो इसलिए इस एनालिसिस को डायनामिक एनालिसिस भी कहा जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी के एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ रिव्यू और एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप उस डाटा को
साइड बाय साइड लिखते हैं जिससे आप इजीली कंपैरिजन कर सकें। साइड बाय साइड लिखने से आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवर द ईयर्स क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसको आप देख सकते हैं, जिसको आप एब्सोल्यूट फिगर्स यानी मॉनेटरी टर्म्स के साथ साथ परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और क्योंकि इस एनालिसिस के अंदर हम एक से ज़्यादा सालों को कंपेयर करते हैं, इसलिए इस एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस भी कहा जाता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल एनालिसिस, जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के जस्ट अपोजिट है। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ सिंगल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा को रिव्यू और एनालाइज करते हैं, या इसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर डेट पर एक ही साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा को रिव्यू और एनालाइज किया जाता है, जिसके लिए आप डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है रेशियोज। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, जिसके लिए आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के वेरियस आइटम्स का यूज करते हैं फॉर अ सिंगल पीरियड, मींस सिर्फ एक साल के पीरियड के बेसिस पर। क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ सिंगल ईयर को रिव्यू और एनालाइज करते हैं, इसलिए वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। और इस तरह आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस कंप्लीट होता है। नाउ कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है। Vertical analysis is not very useful for a proper analysis of the company's financial position because it depends on the data of a single period, whereas the business is a dynamic process. In comparison of vertical analysis, the horizontal analysis is more useful because it brings out more clearly the nature and the trends of current changes affecting the enterprises. इसका मीनिंग है कि वर्टिकल एनालिसिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं माना जाता, इसे एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ सिंगल पीरियड यानी एक साल के डाटा के बेसिस पर कंपनी के सभी कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कंपनी का जो नेचर होता है वो डायनेमिक है। इसलिए वर्टिकल एनालिसिस के कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा ईयर्स को कंपेयर करके कंपनी के कंक्लूजन को निकालते हैं, और ऐसा करने से हमें कंपनी के नेचर और उसके ट्रेंड के बारे में क्लियरली पता चलता है कि क्या चीज़ें कंपनी को अफेक्ट कर रही हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ज़्यादा यूजफुल माना जाता है कंपेयर टू वर्टिकल एनालिसिस। और इस तरह आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम ए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बी यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। आप चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, and click on bell icon for daily updates. Thank you.